नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखें की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं पार्ट 18, जिसमें आज हम बात करेंगे मीन राशि एवं मीन लग्न की। मीन राशि में यह राशि का निर्माण कौन कौन से नक्षत्र से हुआ है, उस नक्षत्र के स्वामी कौन है, उस नक्षत्र के कौन कौन से चरण उपयोग में आए हैं, उन चरणों के अधिपति कौन है और उसके आधार पर, उन चरणों के आधार पर उस व्यक्ति के स्वभाव कैसा होगा, इसका विश्लेषण भी किया जाएगा। और साथ ही साथ जिन जातकों का जन्म मीन लग्न में हुआ है उन सभी के लिए कौन कौन से ग्रह शुभ फल देने वाले होंगे, कौन कौन से ग्रह पाप फल देने वाले होंगे, कौन कौन से ग्रह मारक होंगे, कौन कौन से ग्रह कारक होंगे, कौन कौन से ग्रह राजयोग कारक होंगे और कौन कौन से ग्रह ऐसे होंगे जो कुछ शुभ कुछ अशुभ फल देने वाले होंगे। किसका आप रत्न धारण कर सकते हो, किन का रत्न धारण नहीं कर सकते, इसकी जानकारी भी दी जाएगी। और कुंडली में जो लग्न है और राशि है इनमें क्या अंतर है इसको भी यहाँ पर बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को या आकाश मंडल को, इस आकाश मंडल को 108 भाग रखे गए हैं। उन 108 भागों को अगर हम 27 नक्षत्रों से विभाजित करें तो एक नक्षत्र के पास में 4 भाग या 4 चरण आते हैं। और यदि 12 राशियों से विभाजित करें तो एक राशि के पास में 9 भाग या 9 चरण आते हैं। तो इस आधार पर एक राशि का निर्माण 2.25 नक्षत्र से होगा, क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण तो 2 नक्षत्रों के 8 चरण और तीसरे नक्षत्र का 1/4 भाग अर्थात चौथाई चरण हमने एक चरण अर्थात 1/4 भाग लिया, तो कुल मिलाकर 9 चरण हो जाते हैं, जिससे कि एक राशि बनती है और 2.25 नक्षत्रों की एक राशि बनती है। आइए देखिए कौन कौन से नक्षत्रों से यह राशि बनती है। देखिए यहां पर पूर्वा भाद्रपद का चौथा चरण और उत्तरा भाद्रपद का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण, वहीं रेवती नक्षत्र का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण उपयोग में आएगा। यदि किसी व्यक्ति का नामाक्षर दी, दू, था, झा, ना और दे, दो, चा, ची, तो इनसे अगर प्रारंभ होता है तो वह व्यक्ति का जन्म मीन राशि में हुआ है। तो देखिए पूर्व भाद्रपद के जो स्वामी होते हैं वह कौन होते हैं, अजेक पाद, अजेक पाद होते हैं। तो अजेक पाद इसके स्वामी होते हैं। और यहाँ जो चौथा चरण है, क्योंकि एक नक्षत्र के नक्षत्र चरण के 2 अधिपति होते हैं, जिसमें चरण 4 के जो नामाक्षर है वह दी से शुरू होगा और वहां पर गुरु और चंद्रमा उसके क्या हो जाते हैं, उसके अधिपति हो जाते हैं। गुरु और चंद्रमा उसके क्या हो जाते हैं, अधिपति हो जाते हैं। तो अधिपति होने से, गुरु और चंद्रमा के अधिपति होने से ऐसा जातक ज्ञानी होगा, लेकिन कल्पनाशीलता उसमें बहुत अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी तो होता है लेकिन कल्पनाशील अधिक होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, पहले हम इसके बाद में ये आएगा और इसके बाद में ये रेवती नक्षत्र। तो यहाँ पर अब हम आते हैं उत्तरा भाद्रपद की तरफ। तो उत्तरा भाद्रपद का जो पहला चरण है, देखिए अहर बुध है, इसके कौन है, स्वामी है। और वहीं अगर पहला चरण है तो उसका अक्षर होगा दू से प्रारंभ, जिसके शनि और सूर्य क्या हो जाते हैं, अधिपति हो जाते हैं। शनि और सूर्य के अधिपति होने से ऐसे जातक जो होता है वह प्रमादी स्वभाव का होता है, प्रमाद करता है, अर्थात वह अस्थिर स्वभाव का भी होगा और हमेशा दुखी रहने वाला ऐसा व्यक्ति होता। चाहे उसे कितना ही सुख हो लेकिन वह हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बात करता रहेगा, कभी खुश आपको दिखाई नहीं देगा। तो प्रमाद करने वाला होगा, प्रमादी अधिकतर ऐसा व्यक्ति देखने को मिलता है। वहीं जैसे किसी का नाम दुलीचंद है तो वह उसका अर्थ हो गया कि उसका पहले चरण में जन्म हुआ है, उत्तरा भाद्रपद के में शनि सूर्य उसके अधिपति हैं। चरण 2 जिसका नामाक्षर होता है था से जिनका जन्म हुआ है, जिनका था नामाक्षर है, तो उनके होते हैं शनि और बुध अधिपति। शनि बुध के आधिपत्य से, शनि बुध के आधिपत्य से क्या होता है दूसरे चरण में, ऐसा व्यक्ति जो होगा वह अपनी जो उसमें अभिव्यक्ति है उसकी आकांक्षा उसे साहित्य की ओर लेकर जाएगी।
जो अभिव्यक्ति कुछ कहना चाहता है और वह उस कहने के लिए क्या उपयोग करेगा, कलम का उपयोग करेगा, क्योंकि बुध है वहां पर, तो वह व्यक्ति बोलेगा कम और लिखेगा ज्यादा, क्योंकि शनि है गंभीर देंगे उसको, बुध है लेखन देंगे, ज्ञान देंगे, वाणी देंगे, तो इसी के आधार पर ऐसा व्यक्ति लेखन से अपनी मन की बात को कहता है। वहीं जो चरण 3 है उसका नामाक्षर झा है और यहाँ पर शनि और शुक्र की युति होती है, और इसकी युति से, शनि और शुक्र की युति से, जो मतलब 2 अधिपति हैं शनि और शुक्र, इनके कारण ऐसा व्यक्ति जो होगा वह, उसका जो प्रेम है वह जीव कल्याण का रूप ले सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने लिए नहीं जीता, स्वार्थ उसका स्वयं हित नहीं होता, वह जन कल्याण के लिए जनता से प्रेम करने वाला, सभी से प्रेम करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। वहीं जिनका जिनका जन्म चौथे चरण में हुआ है, उनका जहाँ जो होगा वह नामाक्षर होगा, और शनि और मंगल इसके क्या हो जाते हैं, शनि और मंगल इसके अधिपति हो जाते हैं। शनि मंगल के आधिपत्य से ऐसा जो जातक होगा वह, उसके मन में लंबी लंबी यात्राओं के लिए वह भटक सकता है, वह हमेशा लंबी लंबी यात्राओं के बारे में सोचेगा और वह हमेशा घूमना उसको बहुत पसंद होगा। तो इस तरह की स्थिति उसके साथ होती है। वहीं जिनका रेवती नक्षत्र पर आते हैं, रेवती नक्षत्र के स्वामी होते हैं पूषा, और यहाँ पर यदि पहले चरण में जन्म हुआ है तो दे अक्षर होगा और इसके अधिपति होंगे बुध और गुरु। बुध और गुरु के आधिपत्य के कारण ऐसा जो जातक होगा वह किसी खेल में अपना मन लगा सकता है, तो किसी न किसी खेल में अपना मन लगा सकता है। वहीं यदि किसी का दूसरे चरण में जन्म हुआ है तो वहां पर 2 अक्षर होगा, बुध और शनि उसके क्या हो जाते हैं, वहां पर अधिपति हो जाते हैं। और बुध और शनि के आधिपत्य के कारण जो ऐसा व्यक्ति होता है वह अपने उत्तरदायित्व का जो पद उसको सौंपा जा सकता है, कोई भी उत्तरदायित्व उसको दिया जाता है तो वह उस उत्तरदायित्व का निर्वहन बहुत ही अच्छे ढंग से करता है। वहीं जिनका जन्म तीसरे चरण में होता है तो चा नाम अक्षर उनका शुरू होगा, जैसे चांदमल हो गया, है ना, जैसे कि कोई भी चा से नाम हो सकता है, तो आप उसको निकाल लीजिए जैसा भी है। तो और जैसे यहाँ पर बुध शनि इसके क्या हो जाते हैं, बुध शनि इसके अधिपति हो जाते हैं। तो बुध शनि के आधिपत्य के कारण जिस व्यक्ति का रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म होता है तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वह, उसका वही स्थिति होगी, वह भी जीव कल्याण का और जनता से प्रेम करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और ऐसा व्यक्ति ललित कलाओं में भी बहुत ही निपुण होता है। तो यहाँ ऐसे व्यक्तियों में ये गुण देखने को मिलते हैं। वहीं यदि किसी का जन्म चौथे चरण में हुआ तो ची अक्षर होगा, जैसे चिंटू हो गया, जैसे चिंतालाल हो गया, कुछ भी नाम हो सकता है। जैसे अब देखिए यहाँ पर बुध और गुरु, यहाँ पर बुध और गुरु को देखिए, बुध गुरु अधिपति हो जाते हैं। तो बुध गुरु के आधिपत्य के कारण ऐसा व्यक्ति जो होगा, ऐसा व्यक्ति बहुत ही, क्योंकि बुद्ध वाणी है, गुरु ज्ञान है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अपने आप को, अपने ज्ञान से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तो ये उसके अंदर गुण आप देखोगे ऐसे व्यक्ति के अंदर। तो ये थे जो मीन राशि के लिए नक्षत्रों के आधार पर विश्लेषण था। अब हम आगे बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि में इसका जो मीन राशि का चिन्ह है वह है 2 मीन यानी कि 2 मछली, और ये राशि का नंबर है 12। तो 12 आपको दिखेगा तो आप समझ जाओगे कि ये मीन राशि है। मीन राशि के जो प्रतीक है वह 2 मछली का चिन्ह है, और यहाँ इसके स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति, और ये एक सम राशि है क्योंकि 12 नंबर है, सम राशि है। और वहीं ये द्विस्वभाव राशि है। देखिए द्विस्वभाव राशि कौन सी है, 3, 6, 9 और 12, ये द्विस्वभाव राशियां हैं। तीसरी मतलब मिथुन राशि, और छठी कन्या राशि, और 9वीं का अर्थ हो गया धनु, और 12 का अर्थ हो गया मीन राशि। तो ये कौन कौन सी राशियां हैं, ये द्विस्वभाव राशियां हैं। वहीं ये जाति इसकी स्त्री है और वर्ण इसका ब्राह्मण है, दिशा इसकी उत्तर है, रात्रि में ये बलवान है। अब देखिए हम राशि को कैसे समझेंगे, ये जो 12 खाने बने हुए हैं इनको या तो 12 भाव कह सकते हो, 12 घर कह सकते हो, 12 भाव या 12 खाने, कुछ भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम इनको 12 भाव कहते हैं तो इसमें देखना यह है कि जहां पर भी 12 लिखा आपको दिखे और उसके साथ में चंद्रमा बैठे दिखे, तो उसका अर्थ आप ये समझिए कि
वह मीन राशि है। हम राशि का जो निर्णय करते हैं वह चंद्रमा के आधार पर करते हैं। चंद्रमा जिस भी भाव में बैठे हैं उसी के आधार पर हम राशि मानते हैं। जैसे मानकर चलिए कि जहां पर 1 लिखा है यहाँ पर चंद्रमा बैठे होते तो इसका अर्थ हो गया कि मेष राशि है। अगर जहाँ 7 लिखा है यहाँ पर चंद्रमा बैठे होते तो मानते ये तुला राशि है। अगर जहाँ 4 लिखा है वहां चंद्रमा होते तो मानते कि ये कर्क राशि है। और अगर जहाँ 10 लिखा है वहां चंद्रमा लिखे होते तो कहते कि ये मकर राशि है। इसी प्रकार से जहां 12 लिखा है वहां चंद्रमा है तो वह मीन राशि है। जैसे कि यहाँ पर ये मीन राशि को इंगित करता है। इसी के आधार पर अब हम बात करेंगे आगे, जो कि सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना, मीन लग्न की। देखिए लग्न में और राशि में अंतर यही है कि लग्न जो होगी वह है जो पहला खाना है, इसको लग्न कहेंगे, लग्न भाव। तो ये लग्न भाव है, इसमें यदि जो भी अक्षर लिखा है उसके आधार पर हम लग्न का निर्णय करते हैं। अब यहाँ पर अगर 12 लिखा है तो 12 का अर्थ हो गया मीन, क्योंकि मीन राशि 12 के लिए 12 को इंगित करती है। तो यहाँ पर 12 लिखा है और पहले खाने में भी शर्त यही है कि ये पहले खाने में ही लिखा हो, तभी हम मीन लग्न कहेंगे। अन्य किसी खाने में नहीं होना चाहिए राशि की तरह, क्योंकि वहां पर तो हम चंद्रमा के आधार पर निर्णय करते हैं, यहाँ हम पहले घर के आधार पर, पहले खाने के आधार पर निर्णय करते हैं। तो जैसे यहाँ 12 लिखा है तो इसका अर्थ है ये मीन राशि है। अब देखेंगे कि मीन लग्न है, माफ कीजिए मीन लग्न है। तो मीन लग्न के लिए कौन कौन से जो ग्रह हैं पाप फल देने वाले हैं, कौन कौन से, कुछ पाप कुछ शुभ, कुछ कौन से हैं जो प्रबल शुभ फल देने वाले हैं, कौन से मार्केज होते हैं, उनके बारे में भी समझेंगे। बृहद पाराशर होरा शास्त्र के आधार पर हम इसको समझने वाले हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले 12 लिखा है, 12 का अर्थ हो गया मीन राशि। मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु। अब देखिए गुरु ने कौन कौन से स्थान इस जो कुंडली है जन्मांक चक्र है उसमें लिए हैं। एक तो यहाँ गुरु देखिए, एक तो यहाँ पर लग्नेश हो जाते हैं, क्योंकि पहला भाव लग्न भाव हो गया तो लग्नेश हो गए, उस भाव के स्वामी बृहस्पति हुए तो वह लग्नेश हो गए। साथ ही साथ जहाँ 9 लिखा हुआ इसका अर्थ है कि धनु राशि, और ये स्थान भी क्या है, दोनों केंद्र भाव है, और ये तो स्थान होता है कर्म भाव का, तो ये हो गए कर्मेश भी। तो सबसे योग कारक, सबसे शुभ जो ग्रह हैं जिनका आप, यदि ये 6, 8, 12 भाव में नहीं बैठे हैं बृहस्पति, और कहीं भी बल में अगर कमजोर हैं, तो आप इनका रत्न आसानी से धारण कर सकते हो, क्योंकि ये आपको एक पॉजिटिव देगा और आपके जो कर्म क्षेत्र है उसको भी वृद्धि करेगा और आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगा। वहीं तो मंगल जो बृहस्पति का रत्न है पुखराज होता है, पुखराज पहन सकते हो, कोई पीला रत्न पहन सकते हो, कोई उसका जो सब्स्टिट्यूट होता है वह आप पहन सकते हो। अब देखिए यहीं अब हम आगे बात करेंगे, भाव 2 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ भाव 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। भाव 2 में क्या लिखा हुआ है, 1। 1 का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पर 1 का अर्थ हो गया मेष राशि। अब मेष राशि क्या है, दूसरे भाव, दूसरा भाव एक मारक भाव भी है, ये वाणी का भाव भी है, अचल संपत्ति का भाव भी है, धन का भाव भी है। तो इस भाव के स्वामी को धनेश भी कहा जाता है। अब यही धनेश यानी कि जो इसके स्वामी कौन हो जाते हैं मेष राशि के, मंगल। तो मंगल यहाँ पर धनेश हो गए, और वहीं मंगल की दूसरी राशि होती है जो कि भाग्य भाव है, तो मंगल यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी भी हो जाते हैं। अब भाग्य भाव के स्वामी हैं मंगल, तो ये भाग्य देने वाले हैं, तो हम इनको शुभ फलदाता में ही समझेंगे, क्योंकि ये शुभ फलदाता माने जाएंगे, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी भी होते हैं। तो यहाँ पर मंगल को शुभ फलदाता ग्रह में धनेश और भाग्येश होने के आधार पर शुभ फलदाता ग्रह मान लिया। लेकिन ये मार्केश भी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, मंगल मार्केश भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये जो बृहस्पति हैं उनके आधिपत्य की जो लग्न है इसके आधार पर ये मार्केश होते हुए मारते नहीं हैं, ये ध्यान रखना। ये मार्केश होते हैं लेकिन ये व्यक्ति को नुकसान, मृत्यु तुल्य या मृत्यु जैसा कष्ट नहीं पहुंचाते। अब देखिए यहां तक समझ चुके आप, अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे चंद्रमा, चंद्रमा भी बहुत शुभ होते हैं, तो चंद्रमा का रत्न भी आप धारण कर सकते हो, मोती, सच्चा मोती आप धारण कर सकते हो, क्योंकि ये त्रिकोण भाव के स्वामी बन जाते हैं। बस ये 6, 8, 12 में अगर बैठते हैं तो स्थिति सही नहीं होती 6, 8 या 12 में बैठने पर, तब वहां पर हमें बीज मंत्र के द्वारा उन ग्रह की शांति करनी चाहिए। तो बीज मंत्र के द्वारा, ये ध्यान में आपको रखना है।
अब यहाँ पर ये चार जो पंचम भाव के स्वामी हो जाते हैं, पंचमेश हो जाते हैं चंद्रमा, और इस आधार पर ये अति शुभ, बहुत शुभ ग्रह माने जाएंगे पंचमेश के आधार पर। यहाँ पर हमने इनको समझ लिया। अब हम बात करेंगे जो षष्ठ भाव पर आते हैं, छठे भाव की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा देख लिया, अभी यहाँ तीसरा, इसको देखिए जहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका अर्थ है बुध। ये हो गया मिथुन राशि, चौथे भाव जो कि सुख भाव है, इसके स्वामी होते हैं बुध। और वहीं बुध होते हैं, एक और है जहाँ 6 लिखा हुआ है, इस भाव के स्वामी भी हो जाते हैं, ये सप्तमेश है। सप्तमेश एक मारक भाव भी है, तो बुध इस कुंडली में सुखेश भी होते हैं, सप्तमेश भी होते हैं। तो एक तरह से ये अच्छा फल भी देते हैं और मारक का फल भी ये देते हैं, मारक की तरह भी कार्य करते हैं, लेकिन सुख भी देने वाले हैं, और ये विवाह के भी इसमें कारक होंगे, तो इनको अल्प पाप फल, अल्प शुभ फलदाता भी हम कह सकते हैं। वहीं यदि देखें, आगे देखते हैं सूर्य, तो सूर्य इस कुंडली में षष्ठेश होते हैं, छठे घर के स्वामी होते हैं, तो ये पाप फल देने वाले होंगे, क्योंकि छठा घर ये हो गया और इसमें 5 लिखा है, इसका अर्थ हो गया सिंह राशि, और सिंह राशि के जो स्वामी हैं वह सूर्य हैं, तो इस षष्ठेश होकर पाप फल देने वाले सूर्य यहाँ पर हो जाते हैं। वहीं आगे देखिए, जहां पर यहाँ आ जाते हैं, इन भावों को हमने देख लिया। बाकी यहाँ 7 लिखा हुआ है, 7 का अर्थ हो गया ये तुला राशि, तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। अब शुक्र एक तो यहाँ पर अष्टमेश हो गए, अष्टम भाव है, अष्टमेश हो गए, और शुक्र एक राशि और है 2, इसके स्वामी, तो ये भी मारक भाव हो गया। तो यहाँ पर शुक्र कैसे हो गए, तृतीयेश भी हो गए और अष्टमेश भी हो गए। तो तृतीयेश और अष्टमेश, अब हम 8 से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम से अष्टम की स्थिति बन जाती है, जिसके स्वामी होते हैं यहाँ पर शुक्र। तो शुक्र यहाँ पर पाप फल देने वाले इस कुंडली में हो जाते हैं। आगे देखिए, यहां तक हो गया, मंगल को देख लिया, मंगल को भी देख लिया, और बृहस्पति को, शनि को देखते हैं। देखिए शनि, आगे देखिए शनि को देखते हैं। शनि यहाँ पर एकादश भाव और द्वादश भाव, आयेश और व्ययेश दोनों ही शनि के हाथ में है, आय भी देना और खर्च भी कराना, यहाँ पे दोनों काम शनिदेव करेंगे। तो ये शनिदेव आयेश और व्ययेश होते हैं, तो ये भी पाप भाव है और ये त्रिक भाव है, तो यहाँ पर ये पाप फल देने वाले शनिदेव यहाँ पर हो जाते हैं। देखिए इसके लिए जो मारक ग्रह हैं, अगर हम मारक ग्रह देखें तो यहाँ पर शनि एक तो मारक है इसके लिए, और एक मारक हो गए बुध, यहाँ 2 मारक हो जाते हैं, बुध होते हैं और शनि इसमें मारक होते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर इसके बारे में जो बृहद पाराशर होरा शास्त्र में है वह क्या कहते हैं कि मीन लग्न की कुंडली में शनि व बुध मार्केश होते हैं एवं मंगल मार्केश होते हुए भी मारते नहीं हैं। मंगल एवं गुरु यहाँ पर राजयोग कारक ग्रह बनते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब तक हमने जो पूरी 12 राशियां पढ़ ली और 12 राशियों को अच्छे से समझ लिया है। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मार्केस का निर्देश है उसी के आधार पर आप मार्केस समझें, क्योंकि बृहद पाराशर होरा शास्त्र यही कहता है कि जब रविचंद्र को छोड़कर शेष सभी मार्केस होते हैं, रविचंद्र अर्थात सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सभी ये पापी हो सकते हैं, पाप फल देने वाले हो सकते हैं, लेकिन ये मार्केस नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और मार्केस की दशा और अंतरदशा में मृत्यु नहीं होती है, किसी किसी के मत से मार्केस की दशा में मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन बृहद पाराशर होरा शास्त्र के आधार पर ऐसा नहीं है और कभी अंतरदशा में नहीं होती, तो ये स्थितियां बन जाती हैं। तो मार्केस आवश्यक नहीं कि वो मृत्यु ही दे, वह आपको कुछ जो कष्ट है वह कष्ट आपको दे सकता है। तो यहाँ तक आपको ये आज पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसका मीन राशि या मीन लग्न में जन्म हुआ है उसका स्वभाव कैसा होगा। तो जो इनका जन्म मीन लग्न में हुआ है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वह थोड़ा जल से डरने वाला होता है, और लेकिन पानी से डरता है, अथवा वह क्या करता है, जल क्रीड़ा करने में वह कुशल तो होता है, तैराक तो होगा अच्छा, लेकिन उसकी मृत्यु जल से डूबकर भी हो सकती है, ऐसी स्थिति भी बन जाती है। तो वैसे वह जल के साथ में जल से डरता भी है और जल के बीच में जाना भी का भी उसका मन होता है। देखिए ऐसा व्यक्ति जो होगा वह कुशल होगा, विनम्र होगा
और बहुत ही संस्कारी होता है, स्त्रियों में प्रिय होता है, बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ पंडित होता है, चतुर विद्वान होता है, अल्पभोजी कम खाना खाने वाला होता है, चंचल स्वभाव का होता है, थोड़ा सा कोई कोई व्यक्ति धूर्त भी होता है, और श्रेष्ठ रत्न आभूषणों को धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, अनेक प्रकार की रचनाएं करने में वह प्रवीण होता है। ऐसा व्यक्ति जो होगा वह पित्त प्रकृति वाला होता है, यशस्वी होता है, सतोगुणी होता है, और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति आलसी भी होता है, और कभी कभी उसको कभी कभी बीमार भी अधिक हो जाता है। अगर एक बार बीमार हो जाए तो बीमारी से ठीक होने में उसे थोड़ा सा समय लग जाता है। अधिक संततिवान भी ऐसा व्यक्ति होता है। पित्त प्रकृति से संबंधित उसे बीमारियां होती रहती हैं, और ऐसे व्यक्ति की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, और उसे अचानक से कोई हानि होने की संभावनाएं होती हैं। उसका शरीर जो होगा एक सामान्य कद का होगा, मस्तिष्क बड़ा होगा, और जो ऐसा व्यक्ति होगा वह प्रारंभिक अवस्था में सामान्य जीवन व्यतीत करता है, उसके बाद में जो मध्यम अवस्था होती है उसमें थोड़ा दुखी रहता है, और फिर अंतिम अवस्था में पूर्ण सुख रूप से वह सुखी हो जाता है। उसके भाग्य की जो वृद्धि होती है वह 21 या 22वें वर्ष की आयु में आकर होती है। अगर हम देखें कि ऐसे जो जातक हैं जिन्होंने इस लग्न या राशि में जन्म लिया है, तो वह मीन राशि के जो लोग होते हैं बहुत ही उनको जटिल माना जाता है, क्योंकि उनका जो स्वभाव होगा कैसा होगा, दोहरा स्वभाव ऐसे जातकों का आपको मिलेगा, विरोधी दिशाओं में खींचेगा उनको, जिस कारण उनकी जो समझ है वह उनको ये खुद समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात उनमें अस्थिरता भी देगा वह। मीन जातक जो होगा वह अत्यंत संवेदनशील होगा और भावुक भी होगा। उसके जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में भावना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, सहानुभूति भी उसमें कूट कूट कर भरी होती है, और ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे दूसरों को हानि पहुंचने वाली हो। मूलतः वह कैसा होगा, आदर्शवादी होता है, और दुनिया के कठोर यथार्थ से भागकर अपनी सपनों की दुनिया में ऐसा व्यक्ति अधिकतर खो जाता है। और देखिए, ऐसे व्यक्ति खो जाएंगे तो क्या होंगे, एक महान कवि बन जाएंगे, एक अच्छे लेखक बन जाएंगे, एक अच्छे संगीतज्ञ बन जाएंगे। तो ये उन व्यक्तियों में मिलते हैं। गुप्त विद्याओं के प्रति उनका एक विशेष रुझान भी देखने को मिलेगा, गुप्त विद्याओं के प्रति भी रुझान में होता है, और अत्यंत ऐसे व्यक्ति भाग्यवादी भी होते हैं। अब आर्थिक गतिविधियों के बारे में देखें तो आर्थिक मामलों में जो मीन जातक होते हैं बार बार उनको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक बार अपने अस्थिर स्वभाव पर वो अगर कंट्रोल कर लें, उसको नियंत्रित कर लें, तो उनके पास में ऐसा कोई पद नहीं जिसे वो प्राप्त ना कर सकें। मतलब उनमें क्षमताएं बहुत होती हैं, लेकिन वे अस्थिर होते हैं। उस वजह से को थोड़ा काम किया उसको छोड़ दिया, दूसरा काम किया फिर पहले काम को छोड़ दिया, तो वो छोड़ते चलते हैं। और ये अस्थिरता को अगर वे समाप्त करते हैं, एक ही कहते हैं ना, 10 जगह पर 10 मीटर खोदने से अच्छा है एक जगह पर 100 मीटर खोदो तो पानी निकल आएगा। तो उसी के आधार पर इनको काम करना चाहिए। और देखिए, ये काम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये माल की ढुलाई हो गई, विदेशों से व्यवसाय हो गया, आयात निर्यात हो गया, कोई समुद्री व्यापार हो गया, उसमें इनको अच्छी सफलता मिलती है। साथ ही साथ इसमें जो कर्मेश होते हैं वो बृहस्पति होते हैं, तो यहाँ पर बृहस्पति उसको शिक्षा के क्षेत्र में भी ले जाने का कार्य करते हैं। लग्नेश भी होते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी होगा, बहुत ही गुणवान होगा, हर जगह अपना ज्ञान देगा, अवश्य देगा, क्योंकि उसमें जो बृहस्पति के गुण हैं वह भी दिखेंगे, और ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। तो वहां पर साथ ही साथ वह आजीविका के रूप में एक शिक्षक भी हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है, एक अच्छा शिक्षक हो सकता है। तो और यहाँ पर जो षष्ठ भाव है वह कंपटीशन का भाव भी, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं, तो उस कंपटीशन से ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरियां भी प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि इनके कौन कौन से रोग हो सकते हैं, स्वास्थ्य कैसा रहता है। तो जो मीन राशि के होते हैं उनमें एक अलग ही आकर्षण होता है, और जिस समय वो चिंता रहित होते हैं तो उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की चमक आपको देखने को मिलती है। उनके चेहरे का जो तेज है वह बढ़ जाता है। और देखिए, स्वास्थ्य के संबंध में जो मीन राशि के लोग होते हैं उनमें अधिक खतरा होता है मानसिक रोगों का। ऐसे लोग अधिक चिंता करते हैं, इनके पाचन अंगों पर उसका प्रभाव जो होगा वह प्रतिकूल पड़ेगा। और क्योंकि जो मीन राशि है इसका जो प्रतिनिधित्व है ये पैरों पर है, मतलब पांवों पर है,
तो मीन राशि के जो लोग होते हैं उनके पैरों में कष्ट हो सकता है, जैसे कोई साइटिका हो गई, गठिया हो गई, इनकी शिकायतें उनको रह सकती हैं। तो इनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसी वस्तुओं को त्याग देना चाहिए जो इनमें जो गठिया आदि की समस्या है उसको उत्पन्न करें। तो ये था मीन लग्न मीन राशि के बारे में पूरा परिचय। आशा करता हूँ ये जो पूरा टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमने मीन देखी और मेष से लेकर हमने मीन राशि तक सभी को देख लिया है। और अब आप आसानी से कुंडली देखकर ये समझ पा रहे होंगे कि कौन सा आपकी लग्न कुंडली में ऐसा ग्रह जो त्रिक भाव का स्वामी है और कौन सा ऐसा है जो और जिसका आप रत्न धारण कर सकते हो। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये पूरी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और आगे हम बात करेंगे जो हमारी अगली क्लास रहेगी इसके बाद में उसमें हम बात करेंगे कि जो ये 12 भाव हैं इनमें से किस भाव से हम कौन कौन से विचार कर सकते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। आशा करता हूं कि आप सभी को चैनल पर दी जा रही जानकारी बहुत अच्छी लग रही होगी और समझ में भी आ रही होगी, क्योंकि काफ़ी हद तक मैं सरल भाषा का प्रयोग करके आपको यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।